अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। साबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ इंतखाबात से कबल अपनी बका की आखिरी जंग लड़ती नजर आ रही है। इंतखाबी निशान से महरूमी के जख्म से दो चार तहरीक इंसाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट में दायर लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त वापस ले ली है। दौरान समात पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस से कहा कि आपने 13 जनवरी की रात 11:30 बजे ऐसा फैसला सुनाया जिससे तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखर गया। हम 25 करोड़ आवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद यह जमात मखसूस नशिस्तों से भी महरूम हो गई है, क्योंकि अब पीटीआई के उम्मीदवार बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सेनेट के इंतखाबात का भी नुकसान होगा। पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होगी। आजाद अरकान को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जो मुख्तलिफ निशानात अलॉट हुए, लेकिन उनको हलकों में मुतारिफ कराना मुश्किल होगा और 20 दिन में अपने निशान को हकीकत बनाना मुश्किल तरीन होगा। यहां अहम बात यह है कि इंतखाबी निशान केस में 14 ऐसे अफराद फरीक थे जिनके दावे के मुताबिक वो तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं। पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। उनमें सबसे नुमाया अकबर एस बाबर हैं, जो ममनुआ फंडिंग केस में भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक फरीक थे। उसके बरक्स पार्टी रहनुमाओं का यह मौकिफ है कि यह 14 अफराद तहरीक इंसाफ के अरकान नहीं। बाज मुबस्सिरीन की राय में इंतखाबी निशान केस फैसले के बाद ऐवान में हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म होगा, क्योंकि आजाद हैसियत में जीत कराने वाले मेंबरान की हिमायत हासिल करने के लिए दीगर जमातें बोलियां लगाएंगी। बहरहाल अदालती फैसले से तहरीक इंसाफ को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है, लिहाजा यहां कुछ सवालात ने भी जन्म लिया। जो 14 अफराद इंतखाबी निशान केस में अपनी ही जमात के खिलाफ फरीक बने, क्या वो इंतखाबी निशान से महरूमी को अपनी अखलाकी फतह करार दे सकते हैं? क्योंकि अगर मान लिया जाए कि वो तमाम अफराद पीटीआई के ही नाराज और नजरियाती अरकान हैं, तो क्या उन्होंने खुद ही अपनी जमात को नुकसान नहीं पहुंचाया? क्या तहरीक इंसाफ के 14 नाराज अरकान अपने जाती इनाद की वजह से अपनी ही जमात के खिलाफ इस्तेमाल हो गए? जहां तक अकबर एस बाबर का ताल्लुक है, तो उनके दावे के मुताबिक वो तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हैं। यहां सवाल यह है कि अगर अकबर एस बाबर के पार्टी क्यादत से इख्तलाफात थे, तो वो ममनुआ फंडिंग और इंतखाबी निशान केस में फरीक क्यों बने? क्या उन्हें सिर्फ अपनी रुकनीत की बहाली तक महदूद नहीं रहना चाहिए था? क्या अकबर एस बाबर अपने इकदामात के जरिए पीटीआई की हरीफ जमातों को फायदा नहीं पहुंचा रहे? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में शामिल नाराज रहनुमा अकबर एस बाबर, जो कि मुसलसल तनाज़ात का शिकार रहे हैं अपनी जमात के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यह फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ को बने तकरीबन 27 साल हो चुके हैं। आप बानी रहनुमा होने का दावा करते हैं। आज 27 साल के बाद आप ही की बनाई पार्टी पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन इंतखाबात से बाहर हो गई है। क्या यह आपके लिए खुशी की बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैं इसको किसी और अंदाज में देखता हूँ। और वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस पार्टी को बनाने में अपना खून पसीना है। और जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इसको पहली दफ़ा इन्होंने तस्लीम भी किया कि मैं उन चंद बानी अरकान में से हूँ जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी। जब उन्होंने पीटीआई के जो वकील थे हामिद खान साहब, उन्होंने कहा, जब मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या ये फाउंडिंग मेंबर थे कि हैं क्या नहीं है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये फाउंडिंग मेंबर है। 8-12 लोग थे जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी। तो और हमने इसमें अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल दिए। तो लेकिन ये आप याद रखिए कि हमने इस जमात को एक मॉडल जमात बनाना था, ऐसी जमात बनाना था जो पाकिस्तान की सियासत में एक बुनियादी तब्दीली ला सके। और वो ये कि सियासी जमातें एक इदारा बने और किसी शख्सी या ख़ानदानी कंट्रोल में ना हो, और वो डेमोक्रेटिक हो, और वो ट्रांसपेरेंट हो, और वो अकाउंटेबल हो, और वो कानून के ताबे हो, और वो किसी शख्स को प्रमोट करने के लिए ना हो कि किसी एक शख्स को वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठाना है। उसका बड़ा मकसद हो कि पाकिस्तान में जो लीडरशिप क्राइसिस है, इसका हल ढूंढा जाए, जो मगरबी जमहूरियत में जिस तरह होता है कि जमातों के अंदर से तब्दीली आती है और बड़े रेगुलर बेसिस पे आती है। और मगरब में यही तरीका है राइज, जिसकी हम वेस्टमिंस्टर पॉलिटिक्स से हम फॉलो करते हैं। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ उसको एक रस्म के तौर पे लेते हैं। सही। हमारे यहाँ जमहूरियत जो है वो एक रस्म है। अमली तौर पे हम जमहूरी असूलों को नहीं अपनाए, और उसकी बुनियाद जो है वो सियासी जमातें हैं। अगर सियासी जमातें खुद डेमोक्रेटिक नहीं होंगी, अगर सियासी जमातें जब कहती है ना हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, वो अपने मेंबरान को जो लाखों में है उनको जब वो ये मौका नहीं देते लेवल प्लेइंग सही। फील्ड, उनके बुनियादी आईनी हक
पे डाका डालते हैं। अकबर साहब, जो जो तारीफ आप बता रहे हैं मगरबी जमहूरियत की और शानदार जमहूरियत, ये इस तारीफ से हम वाकिफ़ हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ किसी एक शख्स को प्रमोट नहीं किया जाता, बल्कि जमात और उसका नज़रिया होता है। हम ये देखते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ में कि 5-7 साल के लिए लोग आते हैं, चले जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं, लेकिन उसकी वजह उस मुआशरे में डेमोक्रेसी है। वो मुआशरा जमहूरी मुआशरा है, वहाँ लिटरेसी रेट हाई है, वो मुआशरा मुख्तलिफ तासुबात में, असबियत में तकसीम नहीं है। यहाँ तो पार्टी में आपको एक ऐसा फेस चाहिए होता है जो पार्टी को इकट्ठा रखता है, पार्टी को आगे लेकर जाता है, पार्टी को इंटैक्ट रखता है। देखिए, मैं थोड़ा सवाल पहला जो उसका भी मुकम्मल कर दूं जवाब। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि हमारे सामने मकसद सबसे बड़ा था, और अगर हमने उस मकसद को ही छोड़ दिया, जिसको मैंने पहले आपके सवाल के जवाब में बताया, तो फिर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद में आना ही जो था वो बेमानी हो जाता है। तो ये है असली जो स्ट्रगल। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि हमारे चूंकि माशरा इस किस्म का है, तो आप देखिए ना कि ये चिकन एंड एग की मिसाल बन जाती है कि एक तरफ आप कहते हैं हमारे माशरे में शायद लिटरेसी रेट कम है, शऊर कम है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं, तो फिर ये जो हमारा लिटरेसी रेट कम है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि एक ऐसा टोला हुक्मरानी करता है जो इक्तदार की जंग लड़ता है, इक्तदार में आके वो पाकिस्तान के वसाइल को जो है अपने जाती इस्तेमाल में लाता है, अवाम के मसाइल हल नहीं करता, तालीम नहीं देता, सेहत की सहूलियात को बेहतर नहीं करता, और एक बुनियादी शऊर नहीं पैदा करता। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सबसे बड़ा शायद वोट बैंक हालिया तारीख में वो नेल्सन मंडेला का था। 27 साल उसने जेल काटी। जिस आप कहते हैं ना तकलीफ का दौर है आजकल, मुश्किलात का शिकार है, तो आपने ये क्या रवैया अपनाया। इससे ज्यादा जो जो जुल्म उनके साथ हुआ कि 7 साल वो रॉबिन आइलैंड में तनहा थे, और जो उनके ऊपर हुआ वो किताबों में लिखा हुआ है। वो जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने एक डेमोक्रेटिक रास्ता अपनाया। वो 4 साल लगा ट्रांजिशन का, साउथ अफ्रीका को इलेक्शंस कराए, मेजॉरिटी रूल आए। पर सबसे अहम बात, जब वो सदर बन गए, इतने मजालिम सहने के बाद, इतना बड़ा वोट बैंक रखने के बाद, उन्होंने एक टर्म के बाद ऐलान कर दिया कि जी मैं अगले सदारती उम्मीदवार नहीं हूं, मैं अगली दफा पार्टी का चेयरमैन का ओहदेदार नहीं हूं। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि उसका जो जाती वोट बैंक था, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि निशानदेही एक इंडिविजुअल से होती है, उसने पार्टी को ट्रांसफर किया। याद रखिए कि क्यादत का बुनियादी जिम्मेदारी ये नहीं है कि अपनी शोहरत को बढ़ाए, अपने वोट बैंक को बढ़ाए। उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि लीडरशिप के लिए रास्ते हमवार करे माशरे में। कि आप मुझे ये बताइए, आप जैसे आप हैं या आप जैसे और लोग हैं, मिडिल क्लास के, पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स हैं, उनकी हमारी सियासत में कहां से वो आए? वो हमारी सियासत में किस तरह आए और कैसे लीडरशिप रोल अपनाए? उनके लिए तो दरवाजे बंद हैं। वो तो सियासी जमातें तो एक क्लब्स बनी हुई है, जिस तरह के पीटीआई के वकील ने कहा कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो एक जिमखाना क्लब के बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन से लेकिन अकबर साहब, ये जो कुछ हुआ है, अकबर साहब, ये जो कुछ हुआ है, आपका इख्तलाफ तो इमरान खान से था असल में, लेकिन आपकी इस जंग की वजह से आज सारी पार्टी इलेक्शन से बाहर हो गई है, पाकिस्तान के अहम तरीन इलेक्शन से। और तहरीक इंसाफ के बाहर होने से जिसके आप हमदर्द बनते हैं, बेनिफिशरी कौन है? वो लोग जिनके खिलाफ आपने और इमरान खान ने मिलकर पार्टी बनाई थी, जिन स्टेटस को की पार्टीज के खिलाफ, जिनको आप स्टेटस को की पार्टी जमाने में कहते थे, उनके खिलाफ आपने तहरीक इंसाफ बनाई, आज बेनिफिशरी वो है। तो हासिल वसूल क्या हुआ ये जो कुछ किया आपने? देखिए, बात यह है कि मैं, जब हमने 2011 में, जिसे कहते हैं ना पीटीआई का कमिंग ऑफ एज का जो वक्त था, जब वो 30 अक्टूबर का जलसा हुआ और पूरे पाकिस्तान के अवाम आ गए और एक वोट बैंक बन गया और एक सपोर्ट बेस बन गया, तो जब अवाम की आपके पास सपोर्ट हो, यूथ के एक तबका भी आपके साथ हो, तो फिर वो लीडरशिप का काम होता है कि उनको कंस्ट्रक्टिव रास्ते पे डालना, नेशन बिल्डिंग पे डालना, डेमोक्रेसी अपने लिए अपने आप को रोल मॉडल बनाना। मैंने बारहा मौका दिया। मैं आज भी, मैंने जब फॉरेन फंडिंग केस किया, 8 साल लड़ा कि भाई पार्टी के अंदर करप्शन है, गैर कानूनी फंडिंग हो रही है। मैं बारहा इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर ये कहता था, मैं क्या इनको अपील करता था कि आप सिर्फ एक काम कर दीजिए, आप इलेक्शन कमीशन को कहिए कि जी एक फोरेंसिक ऑडिट करवाइए और अपने दस्तखतों से आप उनको रिक्वेस्ट करिए और वो इलेक्शन कमीशन उसको सुपरवाइज करे, जो नताइज निकलते हैं उस पर कार्रवाई करे। मैं ये केस वापस लेने के लिए तैयार हूँ। ये एक पॉजिटिव जेस्चर था। उसके बाद इस सारे पीरियड में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आपने आपकी
दिल पे मोहर लग जाए और आंखें बंद हो जाएं और आप रियलिटी को समझने की कोशिश, आप संजीदा सियासत से हट जाएं, आप सिर्फ अपनी जात के हद तक अपने हो जाएं कि मेरी पर्सनल ग्लोरी अगेंस्ट नेशनल ग्लोरी, तो फिर जाहिर है कि हम, मेरी लॉयल्टी सबसे पहले पाकिस्तान के साथ है। मैं आज भी आपके फोरम से मैं ओपन ऑफर करता हूं, मेरी कोई जाति अना नहीं है, मेरी कोई जाति जिद नहीं है, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मैं आज भी मैं तैयार हूं। और हम पीटीआई के लोगों को इकट्ठा भी कर रहे हैं, आप आने वाले दिनों में देखेंगे भी कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने बुनियादी आइडियल्स पे दोबारा लाना, उसको शफाफ बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना, उसमें अकाउंटेबिलिटी लेके आना, इलेक्शंस मेरा कराना, आपसे ताकि जेन्युइन। आखिरी सवाल आपसे अकबर साहब इसी बारे में। आप सारी तरीके इंसाफ को दावत दे रहे हैं कि आए सब इकट्ठे होते हैं, मिलकर चलते हैं और उन्हीं आइडियाज़, उन्हीं उसूलों की तरफ वापस लौटते हैं जो हमारी पार्टी के आइडियाज़ थे। लेकिन 21 माह से जो कुछ आपकी जमात के साथ हुआ, या तरीक इंसाफ की जमात अब है या नहीं, लेकिन तरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, मामला बेडरूम्स और निकाह तक की सियासत तक पहुंच गया, मुकदमात बनाए गए, हरासा किया गया, पीटीआई को तो मकबूलियत हासिल हो गई, उन्हें दीवार से लगा दिया गया। जिसके बाद अब जो बातें आप कर रहे हैं, आज ये बातें एक ऐसी जमात को जिसके साथ सिंपैथीज खड़ी हो रही हैं मजलूमियत की, उसके वोटर सपोर्टर को ये बातें कायल करेंगे, यहाँ इकट्ठे होते हैं और नजरिए की तरफ वापस लौटते हैं। आज तो वो जमात आएगी पहले कि हमारे साथ जो कुछ हुआ इसको अनडू करें। देखिए, ये जो कुछ हो रहा है या जो कुछ परसीव किया जा रहा है, ये हमारा सियासी तारीख का एक बड़ा अनफॉर्चुनेट चैप्टर है, और जो बार बार रिपीट हो रहा है। ये कहना कि ये पहली दफा हो रहा है, मेरा ख्याल है ये भी जाती होगी उन तमाम सियासी कारकुनों के साथ जिन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल दिए मुख्तलिफ जमातों के लिए, और फिर उसके लिए जो उन्होंने मुसीबतें सही, और फिर उसके बाद उनकी क्यादत ने उनको जिस तरह डस्टबिन में फेंक दिया इस्तेमाल करने के बाद। ये तारीख बहुत पुरानी है। ये दोबारा जो रकम होती है, बार बार इसकी जिम्मेदारी पार्टी की लीडरशिप पे आती है कि आप उस रास्ते पे चलते क्यों हैं, आप क्यों नेशन बिल्डिंग की तरफ नहीं जाते, आप क्यों नहीं। और एक चीज याद रखिए, जब आप मजलूमियत की बात करते हैं तो वो 3.5 साल जो फिरौनियत का दौर गुजरा था, जिसमें मैं भी विक्टिम था, मैं तो आपके कैमरे के सामने आके नहीं बोला, मेरे इसी घर के बाहर फायरिंग होती थी रात को, मुझे कत्ल करने की धमकियां मेरे घर में मुझे वसूल की जाती थी, मेरे ऊपर जाली मुकदमात बनाए जाते थे। उस वक्त जब 1 पेज डॉक्ट्रिन चल रही थी, उस वक्त जब वो तारीफें करते थे कि इससे बेहतरीन एस्टेब्लिशमेंट कोई नहीं है, तो वो जो वक्त था उसमें जो मुजालिम हुए, याद रखिए कि ये नापसंदीदा बात है जो मैं कहने जा रहा हूं कि अल्लाह ताला का एक कानून है। अल्लाह ताला का कानून कहता है कि अगर आप जुल्म करेंगे तो जो जालिम है वो बराबर जुल्म का हकदार है। ये कुरान मजीद है, ये मैं नहीं कह रहा। तो कैसे होता है, क्यों होता है, ये मैं कभी भी जुल्म का हिस्सा नहीं बनूंगा, ये मेरे हद तक है। लेकिन जब आप जुल्म करेंगे और तो वो कुदरत का कानून है, वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है, वो कहीं ना कहीं अपना रंग दिखाता है और इन्हीं हालात को पलट के हिसाब लेता है। तो ये आप जहन में रखिए कि हमने एक नया चैप्टर शुरू करना है पाकिस्तानी सियासत में। उसमें हमने जो मर्जी आप कह लें, हमने हमने ये जो पुरानी जो बुराइयां हैं, बहुत बहुत ये शुक्रिया, जो इख्तलाफात को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अकबर बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल एक मखसूस मौक़िफ़ वो रखते हैं और पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई दफ़ा हमारे प्रोग्राम्स में आए, पार्टी फंडिंग का मामला हो या ख़ास तौर पे उभर के सामने आया 2014 के बाद से मीडिया के ऊपर, और इनका एक ख़ास तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मुतल्लिक़ एक मौक़िफ़ रहा है। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहाँ खड़ी है, और फैज़ुल हसन चौहान जो सबसे बढ़ चढ़ कर आगे आकर बोलते थे पार्टी के लिए, वो इलेक्शन क्यों नहीं कंटेस्ट कर रहे। ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। चौथी सदी कबल मसीह की यूनान की शहरी रियासत एथेंस को पहली बराह रास्त जमहूरियत समझा जाता है। इस पहली जमहूरी रियासत की खास बात यह थी कि इसमें रियासत का हर शहरी असम्बली के लिए बतौर उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेने का अहल था, और इसी तरह तमाम शहरियों को अपने मुंतखब नुमाइंदे चुनने का इख्तियार हासिल था। इलेक्शन की उस शफाफ निज़ाम ने एथेंस की एक छोटी सी रियासत को ऐसा फैलाव बख्शा कि उसकी सरहदें यूरोप, अफ्रीका और एशिया तक फैल गईं। शफाफ इलेक्शन के उस निज़ाम ने एथेंस को वो इक्तसादी खुशहाली बख्शी कि दुनिया उस पर आज तक रश करती है। तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान बुनियादी फ़र्क है ही इंतखाबात का। मगरबी दुनिया में इंतखाबी धांधली का कोई वजूद नहीं, इसलिए वहां बरसर इक़्तिदार आने वाली हुकूमतें जमहूर की फलाह के लिए काम करती हैं।
उसके बरक्स तरक्की पजीर ममालिक में नाम नहाद इंतखाबात की वजह से कमजोर हुकूमतें आती हैं जिनका एजेंडा जमहूरियत और रियासत नहीं, अपनी सियासत और अपना मुफाद होता है। उसकी हालिया मिसाल नाइजीरिया में गुज़श्ता साल के अवाइल और बांग्लादेश में हाल ही में होने वाले इंतखाबात हैं। पाकिस्तान में भी इस वक्त इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है, लेकिन कुछ दिन कबल मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने अपने कॉलम में लिखा था कि ये राय आम सुनने को मिल रही है कि जिन हालात में और जिस अंदाज में इंतखाबात कराए जा रहे हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। यहां सवाल यह है कि तकरीबन 50 अरब रुपए खर्च होने के बाद भी अगर इंतखाबात मुतनाज़ा ही ठहराए गए तो क्या यह मुल्क की सियासत, जमहूरियत और मईशत के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान नहीं होगा? दूसरी तरफ मुल्क में इंतखाबी महाज गर्म हो चुका है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा IPP भी इंतखाबात में कुछ गैर मामूली करना चाहती है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। IPP के कौमी असम्बली के इस्लामाबाद और पंजाब से तकरीबन 12 के लगभग उम्मीदवार होंगे। 37 उम्मीदवार पंजाब असम्बली से होंगे। मुल्तान लोधरा से जहांगीर तरीन, इसके अलावा जहांगीर तरीन पंजाब असम्बली की नशिस्त लोधरा से मुंतखब कर चुके हैं। लाहौर से अलीम खान पार्टी के उम्मीदवार होंगे। रावलपिंडी से गुलाम सरवर खान होंगे। PP 17 से पहले रावलपिंडी से फैजुल हुसैन चौहान साहब का नाम सामने आया, लेकिन अब शायद वो इंतखाब नहीं लड़ रहे। यहाँ बात यह है कि क्या IPP बड़ी सियासी जमातों को इंतखाबी मैदान में टफ टाइम दे पाएगी या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं IPP के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आप तो घन गरज से पार्टी का दिफा कर रहे थे और इलेक्शन और सियासत और ये सब कुछ, ये क्या हुआ कि आप खुद ही इलेक्शन से बाहर हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, किसने कह दिया कि हम इस वक्त पार्टी का दफा नहीं करेंगे? हम पाकिस्तान का भी दफा करेंगे, रियासती इदारों का भी दफा करेंगे, रियासत का भी दफा करेंगे और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी दफा करेंगे। असल मसला ये है कि मैंने इलेक्शन से बैकआउट का फैसला इस वजह से किया कि जब 1 नवंबर के करीब 1 दिसंबर को जब नई हदबंदियां आई तो मेरे हल्के का 75% हल्का जो ना वो काट दिया गया। 75% हिस्सा वो कि जो पिछले 22-23 साल से मैं जहां इलेक्शन की पॉलिटिक्स कर रहा था वो काट कर नया 75% हल्का लगा दिया गया। सिर्फ 25% पुराना हल्का था और इलेक्शन सर पे था और इंतहाई आपको पता है इलेक्शन के हवाले से फर्स्ट क्रिएट हुई थी और बड़े हालात और वाकयात टफ भी थे। IPP नई पार्टी थी, लेकिन एंड जब आपकी जनाब हदबंदी अनाउंस हुई और अभी मैं ये फैसला कर ही रहा था कि लड़े या ना लड़े इस दफा, तो साथ ही ये जनाब मीडिया के अंदर भी और पार्टी के अंदर भी चीज चल पड़ी कि नून लीग के साथ एडजस्टमेंट के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा। अब नून लीग के साथ एडजस्टमेंट के हवाले से फिर मेरी अपने हलके के अंदर और यहाँ नून लीग के जो वोटर सपोर्टर थे और बरादरी और धड़े थे और जो मेरे साथ भी जो लोग चल रहे थे, सबको मैंने इस बात के ऊपर तैयार किया हुआ था कि नून लीग के साथ एडजस्टमेंट के साथ हम इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि सुनाई भी ये दे रहा था, पार्टी के अंदर भी ये डिस्कशन हो रही थी, दाएं बाएं से भी यही था कि नून लीग के साथ एडजस्टमेंट पे ही इलेक्शन होगा। और मैं ज़हनी तौर पे तैयार था कि या एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी, होगी तो इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं होगी तो नहीं लड़ेंगे। अब एंड टाइम पे आके जब सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई तो मेरा इस वजह से भी एक था कि मेरे पास तो हराम का पैसा नहीं है, ना ही मैंने अल्लाह पाक के करम से कोई अन्नी मचाई अपने इस 5 साल के दौर में कि मैं इस इंतहाई टफ, इंतहाई जिसे कहते हैं ना कि गंभीर किस्म के हालात के अंदर कि जब आपका हल्का भी 75% नहीं है, पार्टी भी टूट फूट गई है, नई पार्टी बनी है और अजीबो गरीब हालात हैं और यहाँ तक कि ये भी यकीन नहीं है कि इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने हैं। फिर ये भी जो दाएं बाएं से इतलात है कि ये इलेक्शन होने के बाद भी सिस्टम 2 महीने 2 साल 6 महीने या 1 साल चलता भी है कि नहीं चलता। इन सारी सूरत हाल को देख के तीसरी सबसे अहम वजह कि मैं पिछले 7-8 महीने से तहरीक फसाद फिल अर्ज जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 सालों से साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़यादत पे चल रही थी, मैं उसके खिलाफ पिछले 8 महीनों से तौबा ताइब होकर फ्रंट फुट के ऊपर पाकिस्तान के रियासती इदारों की, फौज की, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की मैं एक जंग लड़ रहा था। अब इस पूरे हालात के अंदर अगर मैं अलहदा से इलेक्शन लड़ भी लेता, मैंने 15,000 20,000 कुछ वोट ले भी लेता, तो मैं ये समझता था कि इसका कंसिक्वेंटली फायदा तहरीक फसाद फिल अर्ज के कैंडिडेट। अब मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा। फैसला किया कि रेस्ट इज द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट,
और जनाब मैंने बैक ठीक। किया। अब ये फरमाया, आपने कहा कि आप इसलिए इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रहे क्योंकि हल्का बंदियां तब्दील हुई, 75% नया हल्का शामिल हो गया, 25% पुराना है। सर हल्का बंदियां तो 25 साल से जो आप सियासत कर रहे हैं उसमें ये चौथी बार तब्दील हो रही हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आपका हल्का 25 साल से एक ही चला रहा है? नहीं, मैं जो 22 साल से 23 साल से सियासत कर रहा हूं, हाँ। उसमें मेरा हल्का यही था। सिर्फ एक ये दफा, कैसे हो सकता है सर कि 22 साल से हल्का तब्दील ना हुआ? मैं बता रहा हूं, एक दफा सिर्फ 10% हिस्सा चेंज हुआ था। हाँ। 10%। अब मेरी 18 यूनियन काउंसिलों में से सिर्फ 5.5 यूनियन काउंसिलें मेरी पुरानी है, बाकी सब नई लग गई है। करतारपुरा, बन्नी, ईदगाह मल्ला, पता नहीं कहां से। इलेक्शन प्रॉपर एक साइंस है। वोटर सपोर्टर धड़े बरादरियां, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ एक बिल्कुल कई सही है। सालों की, कई माह की एक ताल्लुक होता है। मैं कोई सियासी कार्टून नहीं हूं, ना ही मेरी कोई जना सियासत बिल्कुल मजबूरी है सही। मेरे कारोबार की, मेरे खानदान की, ना कोई मेरे बाप दादा की, नौजुबिल्लाह माजल्ला कोई गुलाम वडेरे समझ गया, आप लोगों के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पर आगे चलते हैं ना सियासत में, जारी बात है। तो लेकिन फिर मैंने चौहान ये साहब एक समझा तरफ आप कि मैं अभी इस वक्त रेस्ट इज द बेस्ट फॉर बेस्ट द नेक्स्ट, लेकिन इंशाल्लाह पूरे धमाके के साथ मीडिया और पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान की और पाकिस्तान के रियासती इदारों की और पाकिस्तान की चौहान सॉवरेनिटी साहब, की जंग वैसे ही चौहान साहब एक तरफ आप हैं। नए स्टाइल से इंशाल्लाह कुछ दिनों तक मैं एक चीज सामने ला रहा हूं, एक धमाका अच्छा। दार एंट्री करने लगा हूं, और वो भी इंशाल्लाह आपके साथ अलहदा प्रोग्राम भी करेंगे, उसमें भी मैं बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है चौहान साहब, एक तरफ आप है कि आपसे आपका हल्के का सिर्फ 75% हिस्सा आपसे छीना गया और आपने कहा कि रेस्ट इज द बेस्ट टिल नेक्स्ट, और एक तरफ आपकी मुखालिफ जमात है जिससे उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया, जिससे उसके कागजात छीने गए, उसके उम्मीदवार छीने गए, उसके तजवीज़ कुनंदा छीने गए, तायद कुनंदा छीने गए, उसका हक सियासत छीना गया उससे, भले वो फसाद फिल लहज़ा जो भी कहें आप, लेकिन वो फिर भी कह रही है कि हम इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, और आपसे सिर्फ हल्का छीनेंगे। आपने कहा नेक्स्ट रेस्ट इज द बेस्ट। सियासत मेरा मुआश नहीं है ना, सियासत मेरे लिए जिंदगी, इलेक्शन सॉरी सियासत नहीं, इलेक्शन मेरे लिए मौज नहीं है। हाँ। इलेक्शन मेरे लिए जिंदगी मौत नहीं है। मैंने एक बीइंग अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन सिर्फ इलेक्शन लड़के ही जना खिदमत नहीं होती। आप देख लीजिएगा अगले 2-3 महीनों के अंदर आपको खबर मिल जाएगी, एक नहीं दो नहीं कई खबरें फयाज चौहान के हवाले से मिल जाएंगी कि किस अंदाज से फयाज चौहान पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की और पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक पॉजिटिव और हस्बे साबिक एक दबंग पॉलिटिक्स कर रहा है। लेकिन आपने जो कहा ना कि एक पार्टी के इंतखाबी निशान, जनाबे वाला एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप मुझे ये बताएं, अब तसल्ली से जवाब सुनिएगा मेरा, भला को शौक से छीना इलेक्शन कमीशन ने? इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जून 2021 के अंदर इन्होंने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना था। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक जून 2021 में इलेक्शन कराने के पाबंद थे। इनको पिछले 2.5 साल से इलेक्शन कमीशन बार बार इंटीमेट कर रहा है कि आप अपना इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं। इन्होंने कहा नहीं जनाब, हमने इलेक्शन नहीं करवाना, हम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तहरीक फसाद फिलर्स, पाक फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ, अदालती इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के सियासी सिस्टम के खिलाफ एक नफरत पैदा करने की कैंपेन में इस वक्त हम जुटे हुए हैं। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इलेक्शन करवाएं, हम कोई आईनी या लीगल पार्टी की कोई जनाब जिम्मेदारियों को पूरा करें। तो जब नहीं किया, उसके बावजूद इतना लाडलापन किया कि अभी 1.5 महीना पहले उन्हें कहा भाईजान आप करवा ले ताकि आप इलेक्शन लड़ सके। सही। तो जब उन्होंने इलेक्शन करवाया तो कहते हैं ना वो जना मुहावरा है कि नानी ने 80 साल खसम कीता पैड़ा कीता पर करके छड़ देता होगा। ठीक चौहान साहब, इन्होंने 25 इलेक्शन करवाया, सुने अमीर भाई, हाँ, इलेक्शन करवाया, वो ऐसा इलेक्शन 2 नंबर फेक सूडो और थर्ड क्लास किस्म का जो सारी दुनिया ने देखा। चौहान साहब क्या आज आप ये कह, आज 25 साल से ज्यादा की सियासत का तजुर्बा रखने वाले चौहान साहब से मेरा सवाल है, बिल्कुल 40-45 साल की सियासत का तजुर्बा रख, चलिए तो और आसान, आपने मेरा काम और आसान कर दिया। आपसे सीधा सा सवाल है कि अगर बकौल आपके अगर तहरीक फसाद फिल अर्ज रियासत के आज राइट साइड पे खड़ी होती तो इससे भी ज्यादा बोगस इलेक्शन करवा देती, क्या वो पार्टी सिंबल से या इंतखाबी बैलेट से पेपर से महरूम होती? यार अमीर भाई खुदा का वास्ता है, देखो आप माशाल्लाह बहुत सुलझे हुए, बड़े डिसेंट, बड़े ये जनाब न्यूट्रल टाइप के जनाब एंकर हो। आप उन तजिया निगारों और एंकर की तरह कहें कि यार फराग दिली का सबूत देती अदालत, सुप्रीम कोर्ट। नहीं, मैं तो सारी सियासी जमातों की
मैं कह रहा हूं किसी जमात ने 40 साल तजर्बे के बाद पीपल्स पार्टी, नून लीग, सारे के इंतखाबात आप उसको सर्टिफाई करते हैं, वो ठीक होते हैं? सुने ना, और भाई उन्होंने टाइम पे करवा दिए, करवाने के बाद उनका कोई मेंबर गया तो नहीं ना इलेक्शन कमीशन में। अमीर भाई खुदा का वास्ता सुनिएगा, बीच में टोकिएगा ना। हाँ। जनाबे वाला चलो जी, उन्होंने फेक करवाया टाइम पे, करवाने के बाद उनका कोई मेंबर गया, और जब कोई मेंबर जाएगा इलेक्शन कमीशन में, वो जाके कोई रिट करेगा, कोई एतराज करेगा, कोई गिला करेगा, कोई एप्रीहेंशन लेकर आएगा, कोई रिजर्वेशन लेकर आएगा, तभी इलेक्शन कमीशन कोई एक्ट करेगा ना। तो जनाब उनमें से तो कोई नहीं गया। आप जानते हैं सबके इंतखाबात बड़ी सेटलमेंट के तहत होते हैं, सबके इंतखाबात सेटलमेंट के तहत होते हैं, बिला मुकाबला होते हैं। हो या ना हो, देखो बी लीगल। हाँ। आप एक लीगल तरीके से चीजों को प्रोसिक्यूट करें ना। जब अदालत ये कहती है कि हमने सबूतों के ऊपर चलना है, आपके 90% केस के अंदर आपको नजर आ रहा होता है यार बेचारा बेगुनाह मारा जा रहा है, लेकिन उसके पास सबूत होते हैं, उसके खिलाफ अदालतें फैसला दे देती है। आप सुन ले मेरी बात जनाब, लीगल चीजें चलनी है ना। इलेक्शन कमीशन ने इनको मौका दिया, इन्होंने 2 साल नहीं करवाया, 2.5 साल नहीं करवाया, फिर भी दिया। जब दिया 2 नंबर किया, और पूरे मीडिया में आपके टीवी चैनल ने दिखाया, सब टीवी चैनल ने दिखाया, उसके ऊपर 9 बंदे चले गए। जब चले गए तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर एक्शन तो लेना है। अब एक्शन लिया तो तसल्ली से सुन लीजिए। अगर आप मेरिट के ऊपर बात करते हैं ना, तो चलो मेरिट पे भी बहस कर लेते हैं। जनाब इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक किसी पार्टी का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर नामजद करेगा, उसके अलावा किसी को अथॉरिटी नहीं है। पहली चीज तसल्ली से सुनते जाइएगा। दूसरी चीज, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी पार्टी का बनेगा, 5 साल तक उसको कोई उतार नहीं सकता पार्टी के अंदर। 2 चीजें। तीसरी चीज, जनाबे वाला आप मुझे ये बताएं कि पीटीआई का जो अपना आपका आइन है, उस आइन के मुताबिक आपका जमाल अकबर जनाब आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आप उनको अचानक उतार देते हैं। और उतारता भी कौन है? वो उमर अयूब के, जिसका प्रॉपर नोटिफिकेशन भी नहीं है सेक्रेटरी जनरल का, और पुराने सेक्रेटरी जनरल असद उमर के रेजिग्नेशन का भी कोई आपके पास लेटर नहीं है। सर वो इसी को टेक्निकलिटीज की बुनियाद पर कहते हैं ना, ये इसकी को टेक्निकलिटीज ही तो कहते हैं। नहीं है, रूल्स है। अमीर भाई मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा नहीं सर, हम तो सब ये जानते हैं चौहान साहब कि जब इस मुल्क में बड़े बड़े लोगों को भी माफ करना होता है तो रियासत का सीना बड़ा चौड़ा हो जाता है, और जब किसी को पकड़ना होता है तो फिर ये सर, जब पकड़ना होता है तो जो हाई मॉरल ग्राउंड्स की बातें करे, उनको ज्यादा पकड़ना चाहिए। बातें करे जो रियासत मदीना के नाम पे करप्शन और बदयांती की जनाब बुर्ज खलीफा खड़े करे, जो जनाब आपके खाना काबा की और मस्जिद नबवी की घड़ियां तक बेच दे जनाब पैसे की हिर्स और लालच में, जो लोगों को जनाब रियासत मदीना और हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात करके खुद अपनी बीवी समेत और अपने खानदान समेत अरबों खरबों रुपए की लूटमार करे और कहे जी बाकी सारे चोर हैं, गद्दार हैं, लोटे हैं, 2 नंबर है, बेहिस है, बेगैरत है, मैं सिर्फ ठीक हूं। तो जब वो ये करतूते करेगा तो जनाबे वाला फिर उसके ऊपर फिर उसी के मुताबिक एक्शन होगा ना। ठीक उसी के मुताबिक एक्शन होगा। चले अब देखते हैं 2-3 महीने के बाद जो आप नया सरप्राइज देने जा रहे हैं उस वक्त आपको 5-6 दिन तक धमाका कर रहे हैं। अच्छा चले उस वक्त पर आपको दोबारा ज़रूरत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल, नेल्सन मंडेला की कौम अक़वाम आलम में सबसे आगे निकल गई। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। इसराइल की हठधर्मी की वजह से गजा में जारी जंग को 100 दिन बीत चुके हैं। गुज़श्ता 100 दिनों में मौत, कत्ल, गारतगरी, सफाकियत, दखल मकानी, भूख, तबाही और गम की शिद्दत ने इंसानियत को दागदार कर दिया है। गजा के बच्चों की एक पूरी नस्ल नफसियाती सदमे से दो चार हो चुकी है। 7 अक्टूबर के बाद से अब तक गजा में 24,000 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 60,000 से ज़ायद जख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के सरबराह के मुताबिक गजा से जबरी बेदखल होने वाले 18 लाख फ़लस्तीनियों के लिए इसराइली हुकाम ने अल मसावी शहर में 2.5 स्क्वायर किलोमीटर इलाके यानी लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से आधी अराजी से भी कम जगह मुख्तस की है, जो कि नाकाफ़ी है। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी हुकाम ने इसराइली फ़ौज की जानिब से हमास के शहीद रहनुमा सोहले अल आरवरी की 2 बहनों को हिरासत में ले लिया है। अहम बात यह है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बड़ी ढिठाई से दावा किया है कि कोई भी ताकत हमें गजा में कार्रवाइयों से नहीं रोक सकती।
ताहम गजा की सूरत हाल के हवाले से अमरीकी हुकूमत के मशवरे और दरख्वास्तें मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन और दीगर आला अमरीकी हुकाम इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मायूस हो रहे हैं, जबकि ये इत्तलात भी सामने आ रही हैं कि इसराइली काबीना में गजा जंग के मामले पर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और काबीना के वज़रा ने जंग रोकने के लिए होने वाले मुजाहरे में शिरकत की है। गजा जंग का दायरा अब मशरिक वुस्ता में मजीद फैल रहा है। अब अमरीका और बरतानिया ने यमन पर भी बाकायदा हमले शुरू कर दिए हैं। 2 रोज कबल अमरीकी और बरतानवी फोर्सेस के तैयारों की जानिब से यमन के दारुल हुकूमत सना, हदीदा, सादा, हज्जा और ताज पर शदीद बमबारी की गई है। यमन में 73 मुकामात पर हमले किए गए, जिनमें 5 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ यमन के सदर फील्ड मार्शल मेहदी अल मशात ने हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अमरीका और बरतानिया को हमलों की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। यमनी सदर ने इसराइल जाने वाले हर जहाज को निशाना बनाने का आज़म दोहराते हुए वाजे किया है कि आज से फलस्तीनी खुद को जंग में तनहा ना समझें। यमन पर बमबारी के खिलाफ दारुल हुकूमत सना में 10 लाख से जायद अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए अमरीका, बरतानिया और इसराइल से जारहियत का बदला लेने के आज़म का इजहार कर दिया है। हमास ने यमन के खिलाफ अमरीकी और बरतानवी हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि हम खित्ते की सलामती को खतरे में डालने का जिम्मेदार अमरीका को ठहराते हैं। हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह ने अपने एक बयान में कहा है कि बुहरा अहमर में इसराइल जाने वाले बहरी जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि अमरीकी इकदाम के बाद बुहरा अहमर मैदान जंग बन गया है। इन बेवकूफ़ों ने बुहरा अहमर में आलमी जहाज़ों के 95% तहफ़्फ़ुज़ को भी तबाह कर दिया है। इस संगीन सूरत हाल में रूस और जनूबी अफ्रीका अब सहूनी अज़ाइम के आड़े आ रहे हैं। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल पर गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का इल्ज़ाम आयद करके आलमी अदालत इंसाफ में केस दायर कर रखा है और अब वक्त आ गया है कि दुनिया के दीगर ममालिक मिलकर गजा में तबाही, सफाकी और नस्लकुशी का यह सिलसिला फिल फौर रुकवाएं। आज तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।